Good morning, students. Now we discuss topic apportionment of input tax credit. कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो हमने क्लेम किया है या क्या हम वो सारा का सारा यूज़ कर सकते हैं आउटपुट जीएसटी पर, या उसमें से कुछ हमें वापस रिवर्स करना होगा। रिवर्स क्यों करना होगा ये भी समझना है। तो उसमें कुछ लॉजिकल बातें हैं और कुछ गवर्नमेंट की बातें हैं जो उसने कहा है कि ये आपको माननी पड़ेंगी। अब वो लॉजिकल है या नहीं है वो हमें आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए आपने परचेजेस की, वो परचेजेस आपने की 1,00,000 रुपए की और 28,000 रुपये आपने उस पर जीएसटी पे किया, ठीक है। तो नेचुरल है जब आप इसकी सेल करेंगे, आपने सपोज करो इसकी 2,00,000 रुपये में सेल करी तो आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनी 56,000। तो आप यही चाहेंगे कि 28,000 रुपये का ही आईटीसी हमने जो क्लेम किया ये एडजस्ट कर लें और बैलेंस 28,000 रुपये हम और पे कर देंगे, राइट। जो हम अकाउंट से अपने हम कैश में पे किया करते हम अकाउंट से। लेकिन गवर्नमेंट कहती है ये जो आपने 28,000 का इनपुट क्लेम किया ना अपनी सारी परचेजेस पर मिलाकर 28,000 रुपये का, हम इसमें से कुछ मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। तो नेचुरल अगर गवर्नमेंट कहती है कि इस 28,000 में से हम 20,000 ही मानेंगे, 8,000 नहीं मानेंगे, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना फिर 8,000 से और। तो बिजनेसमैन को तो इसका नुकसान है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गवर्नमेंट का कानून है तो मानना तो पड़ेगा ही। तो अब समझते हैं कि कौन कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट इनएलिजिबल है, हम उसको आगे आउटपुट जीएसटी पर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें पहला प्रोविज़न है सेक्शन 17(1), जिसमें लिखा है वेयर गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। तो भैया अगर तुमने कुछ जीएसटी वाला गुड्स खरीदा या सर्विसेज ली और वो बिज़नेस में यूज़ ही नहीं की, क्योंकि ये कंडीशन तो है ना वो बिज़नेस में यूज़ होनी चाहिए। आपने सपोज करो उसमें से कुछ पार्ट घर में यूज़ कर लिया गुड्स का, तो नेचुरल है जितना पार्ट आप घर में यूज़ करोगे उतना प्रोपोर्शनेट जीएसटी भी आपको रिवर्स करना होगा। मतलब वो आप क्लेम नहीं कर सकते, अगर क्लेम कर लिया तो रिवर्स करना होगा। इसका कहने का मतलब ये है। फिर सेक्शन 17(2) में कहा गया वेयर गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट्स वाली एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब जिन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर जीएसटी नहीं देना पड़ता, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। तो उस केस में फिर हमें क्या करना है, उतने जो गुड्स हमने परचेज किए हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं और हमने उन्हें आगे ऐसे ही सेल करना है। तो नेचुरल है जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड परचेजेस हैं उनका जो प्रोपोर्शनेट जीएसटी है वो भी हम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये कैसे पता चलेगा ये परचेज एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए थी या नहीं थी। तो नेचुरल है इसके लिए हमें अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। देन थर्ड इज आइटम्स इंक्लूडेड इन एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में क्या क्या आइटम्स इंक्लूडेड हैं। देन फोर्थ इज ऑप्शनल मेथड फॉर बैंक्स फॉर क्लेमिंग आईटीसी। अब बैंक से क्योंकि लाखों करोड़ों कस्टमर्स होते हैं बैंक्स के और इतनी ही ट्रांजैक्शंस होती हैं इनसे कई गुना, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सुविधा के लिए कहा कि आप एक ऑप्शनल परसेंटेज मेथड आईटीसी क्लेम करने का ले सकते हैं। और 17(5) बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट, तो ब्लॉक्ड क्रेडिट समझना है कि मतलब जो क्रेडिट हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि आप नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते।
तो ये आपने समझना है कि ये लॉजिकल है या नहीं है। तो इनको अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, वेयर गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेस, मतलब नॉन बिजनेस पर्पसेस। तब गवर्नमेंट क्या कहती है, इन सच केस अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पस ऑफ बिजनेस, एज एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब जो नॉन बिजनेस पर्पस है उसके लिए नो आईटीसी, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए नो आईटीसी। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसके लिए आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कि आपने परचेज की, सपोज करो 10 लाख रुपए का माल, जिसमें से आपने 4 लाख रुपए का पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया और 6 लाख रुपए का अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा, तो इसकी रेशो बनी यहाँ पर 60%। तो इस 10 लाख रुपए के ऊपर जो भी आपने आईटीसी होगा वो आप 60% ही क्लेम कर सकते हैं। मतलब सप्लायर से तो आपको पूरा ही क्लेम करना है। सप्लायर तो अपने जीएसटी अपने इनवॉइस में शो करेगा पूरा अमाउंट, सपोज करो 1,80,000 रुपये 18% से, तो आप सप्लायर से तो पूरा 1,80,000 ही क्लेम करेंगे 2B में, लेकिन बाद में आपको 3B के अंदर आपको 60% ही क्लेम करना है, तो आप 40% आप रिवर्स करेंगे। तो बात समझ में आ गई। सप्लायर से पूरा आप क्लेम करेंगे, बाद में आप 40% रिवर्स करेंगे जितना आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया है। आई होप दिस इज सिंपल। देन दूसरा इन्होंने लिखा है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 कि कई बार आप जब सप्लाई करते हैं गुड्स की, तो आप दो तरह के गुड्स की सप्लाई करते हैं, एक जो टैक्सेबल है और एक वो जो एग्जेम्प्टेड है। अब ये समझने वाली बात है, ज़ीरो रेटेड होते हैं एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड का मतलब ही यही है कि इसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई इज़ पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई इज़ पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई इज़ पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये समझना है। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी अगर आप कर रहे हैं प्रोपोर्शनेटली, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो आपने फिर वही बात आ गई, प्रोपोर्शन निकालनी है, कितनी प्रोपोर्शन एग्जेम्प्टेड सप्लाई की है और कितनी प्रोपोर्शन टैक्सेबल सप्लाई की है। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाली आपने रिवर्स बैक करनी है आईटीसी को, जो पहले किया नॉन बिजनेस के लिए भी रिवर्स करना है, एग्जेम्प्टेड के लिए भी किया। अगर तीनों है तो आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। बिजनेस में टैक्सेबल सप्लाई कितनी है कि आपका सपोज करो 40% नॉन बिजनेस हुआ, 30% टैक्सेबल सप्लाई है और 30% आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो 30% जो टैक्सेबल सप्लाई है सिर्फ उतना ही आप आईटीसी यूज़ कर सकते हैं, 70% आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा, जो आपका नॉन बिजनेस के लिए है या फिर जो आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए है। तो सिंपल सी बात है। Then we come to section 17 subsection 3, items included in exempted supplies। exempted supplies में कौन कौन से items include हैं? तो exempted supply में include कर रहे हैं supplies on which recipient is liable to pay tax on reverse charge basis। तो ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही जा रही है कि सप्लायर की जिन सप्लाई के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि वो जीएसटी जमा कराएंगे, जो लाइबिलिटी रिसिपिएंट की है अंडर रिवर्स चार्ज, तो उस केस में वो रिवर्स चार्ज वाली जो उनकी सेल है, ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है,
तो सेल को एग्जेम्प्टेड सप्लाई ही माना जाएगा। देन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ को भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। सेल ऑफ लैंड को भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। तो सिक्योरिटीज़, लैंड और रिवर्स चार्ज, ये 3 पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आपको पता ही है, जैसे हम जानते हैं अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं आता, पेट्रोल डीजल भी नहीं आता आज की डेट में, और एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस से जो इनकम हो रही है वो भी इसमें नहीं आती। तो 6 आइटम आपके पास हो गई, रिवर्स चार्ज वाली, सिक्योरिटीज़ वाली, लैंड वाली, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वाली, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाली, और पेट्रोल एंड डीजल वाली। साथ ही साथ इन्होंने आगे क्या लिखा, और क्या एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आएगा, सप्लाईज विच आर चार्ज टू नील रेट ऑफ ड्यूटी, जिन पे 0 रेट ऑफ ड्यूटी लगती है। अब ये ध्यान रखना, ये नील रेट और 0 रेट में फ़र्क है। नील रेट ऑफ ड्यूटी भी वैसे 0 ही होते हैं, पर 0 रेटेड ये मानते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं। नील रेटेड वो है जिस पर गवर्नमेंट ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया, जीएसटी नहीं लगाया, जैसे पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, सीएनजी, इन सब चीज़ों को जीएसटी में कवर्ड तो हैं अभी, लेकिन अभी इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है ना। और भी कोई गुड्स हो सकते हैं तो उसको भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जिन पर टैक्स ही नहीं लग सकता, जैसे अल्कोहलिक लीकर, तो उनको भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटीसी क्लेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम करते हैं सेक्शन 17(4). जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं खाली वही डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में, और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उनके केस में अब गवर्नमेंट कहते हैं कि या तो आप 100% टैक्स क्रेडिट अवेल कर लें, या फिर आप 50% एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लें। अब किस पे 100% और किस पे 50% है, ये समझना है कि जो